हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और जैसा कि पता है कि चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल एंड रिवेन्यू चैप्टर। तो आज हम कैपिटल और रिवेन्यू चैप्टर के जिस नेक्स्ट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को। स्टार्ट करते हैं, पढ़िएगा। दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। ये वो एक्सपेंडिचर होंगे जो कि नेचर में कैसे होंगे, रिवेन्यू, यानी नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड होंगे, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे। समझ गए? तो ये वो एक्सपेंसेस होंगे जो कि रिवेन्यू इन नेचर होंगे, बट द बेनिफिट ऑफ विच, लेकिन जिसका बेनिफिट इज लाइकली टू बी डिराइव्ड, जिनका बेनिफिट हमें मिलेगा ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सालों तक। तो ये वो एक्सपेंडिचर होंगे जो कि रिवेन्यू नेचर के होंगे और जिनका बेनिफिट हमें काफी सालों तक मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा। तो बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स तक हमको मिलेगा। ठीक है, सच एक्सपेंडिचर्स आर टर्म्ड एज डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो ये वो एक्सपेंडिचर होंगे जो कि रिवेन्यू नेचर के होंगे और जिनसे हमें बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स में मिलेगा। तो इनको हम डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो बेनिफिट होगा इन एक्सपेंडिचर्स का वो जनरली 3 से 7 साल के बीच में होगा, यानी जो बेनिफिट मिलेगा वो 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में हमें मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा? 3 साल से लेकर 7 साल तक वो प्रॉफिट हमको मिलेगा। क्लियर है? एज सच, इस कारण से होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। इसी कारण से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हम उनको P&L अकाउंट में क्या नहीं करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है ना? दोबारा पढ़े, एज सच द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑफ द करंट ईयर। तो सारे खर्चों को करंट ईयर के P&L अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि स्प्रेड ओवर द ईयर्स। लेकिन हम इस पैसे को फैला लेंगे जब तक हमें ये बेनिफिट मिलेगा। मैं समझाऊंगा, पहले मुझे एग्जाम्पल से समझाने दीजिए। मैंने पिछले चैप्टर में भी ये पॉइंट समझाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट टाइप का। सुनिएगा, मेरा बोर्ड कितना कवर हो रहा है, उधर का भी कवर हो रहा है? ठीक है, चलो यहीं पे कवर करूंगा। मैंने 2 लाख रुपीस खर्च किए, ठीक है, एक्सपेंस किए एडवर्टाइज पर। किस पर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पर। ओके, और कंपनी ने कहा कि ये याद आ गया होगा, बेनिफिट 4 सालों तक मिलेगा। कंपनी ने कहा कि इसका बेनिफिट आपको कितने ईयर्स के लिए मिलेगा? 4 साल। उन्होंने कहा ना डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 3 सालों से 7 सालों के बीच में मिलता है। तो कंपनी ने कहा कि यदि आप ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो हम इसका बेनिफिट आपको 4 सालों के लिए देंगे। समझ गए? खर्च तो कर रहे हैं 2 लाख रुपए और फायदा मिलेगा 4 सालों में। तो ये थ्योरी में ये कह रहे हैं कि हम सारे के सारे 2 लाख रुपीस को इस साल नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? जैसे कि सपोज कीजिए ये मेरा P&L है। ये क्या है? P&L। ठीक, ये मेरा इस साल का P&L है। ठीक है जी, और ये मेरी इस साल की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट किसे किसे बनानी आती है? आती नहीं बैलेंस शीट बनानी? जी रुक जाओ पहले, चलो अब बताओ जी। पहले मेरी बात सुनिएगा, बोलूं? बैलेंस शीट सब पे बनानी आती है? ठीक, मैंने पिछले चैप्टर में बनवाई थी, आपने देखी थी वीडियो? आप पे आती है नहीं आती है? सीधा बताना। आती है? नहीं, इससे पहले चैप्टर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट करवाया था, वीडियो में देखी नहीं देखी? आपने उसमें बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक, अब देखिएगा,
ये कह रहे हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट पर 2 लाख रुपए खर्च किए, फायदा कितने साल मिलेगा? पहले ये देख लीजिए, फायदा 4 साल मिलेगा, तो 2 लाख को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 50, यानी 1 साल के 50,000 हो गए। वो ये कह रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि सारे के सारे खर्चे को आप इस साल के P&L से नहीं लिखेंगे। एक तो तरीका है ये, सारे मैंने P&L के डेबिट में लिख दिए, कितने हुए थे खर्च? 2 लाख रुपए। लेकिन ये वो कह रहे हैं ये सही तरीका नहीं है कि आप सारे के सारे खर्चे को P&L, इस साल का P&L बना रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं कि आपने सारे के सारे 2 लाख रुपए इस साल के P&L में लिख लिए। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, उस खर्चे को उतने साल तक फैला लो। फिर मैं थ्योरी पे आऊंगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस खर्चे को उतने साल तक फैला दो जितने साल में आपको फायदा मिले। कितने साल में फायदा मिले? तो आपने इस खर्चे को 4 सालों तक फैला दिया, तो 1 साल के कितने आए? 50। तो ये कह रहे हैं कि क्या करें, पूरे के पूरे 2 लाख रुपए इस साल ना लिखें, इस साल वो लिखें जो इस साल के हैं। इस साल के कितने हैं? 50। तो P&L में तो लिखिए टू डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 50,000। ओके, और उसके बाद कह रहे हैं कि जो बाकी बचे अंश, बाकी कितने बचेंगे? ठीक, वो दिखा दीजिए असेट्स में जाकर। कहां पर जाकर? असेट्स में जाकर। ठीक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेट। ओके, समझ में आ गई कोई बात? ये तो 1 साल का हो गया। दूसरे साल, ठीक, जो थ्योरी में लिखी है बात, उसे प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है जी। दूसरे साल क्या करेंगे, फिर यहां पर लिख दीजिए टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, लिख दिए। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने? 50,000। ओके, और अब जो वहां कितने बचे थे? अब 1.5 में से 50 घटा दे, यहां पर दिखा दीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। समझ गए? ये हो गया 2 साल का क्लोज। फिर तीसरे साल पर आ जाइए। तीसरे साल में सबसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब थर्ड। ठीक है जी। अब मैं तीसरे साल का बताऊं। ठीक, सबसे पहले यहां पर टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, कितना? 50। अब वहां पर यहां कितने थे? एक में से कितने गए? ठीक, तो बस यहां पर लिख दीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज। समझ गए? कितने साल का हो गया? 3 का। ठीक थी, 3 सालों का बन गया। अब चौथे साल पर आ जाइए। 3 सालों का बनाने के बाद अब मुझे उधर बनाना पड़ेगा, इधर कवर हो गया बहुत। ठीक, अब इधर देखो, अब चौथे साल पर फोकस करता हूं। चौथे साल में बस मेरा P&L ही बनेगा। क्या बनेगा? देखने पूरा कवर हो रहा है क्या? P&L। ठीक, यहां पर लिख दीजिए, ये 4th ईयर का है, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने? 50। यहां 50 बचे थे, 50 में 50 के इस तरह से कवर करेंगे। ठीक है जी। तो ये ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कहता है कि जितना जब तक बेनिफिट मिले उस बेनिफिट, उस खर्चे को उतने सालों तक फैला लो। ठीक है, तो देखो हमने उस खर्चे को इतने सालों तक फैला लिया। फैलाने के बाद क्या करें, उसे इस साल के P&L के करंट ईयर में, करंट ईयर के P&L में, व्हाट डू मीन बाय करंट ईयर? जो चल रहा है उस साल के P&L में पूरा खर्चा ना लिखें। पूरा खर्चा तो कितना था? 2 लाख का। पूरा खर्चा ना लिखें, बल्कि उस पूरे खर्चे को उतने साल तक फैला दे जितना बेनिफिट मिलता है। 4 साल 50,000 आ गए, तो 1 साल के यहाँ पर खर्चा लिखे 50,000, और बाकी जो बचा वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस असेट्स में। फिर उसके बाद अगले साल के 50,000 जो जितने बचे असेट्स में, फिर उसके बाद अगले 50,000 जो बचे असेट्स में, और लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। ये बात थ्योरी में दी गई है। तो उसे डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो रिवेन्यू नेचर का होगा, लेकिन जिसका बेनिफिट हमें लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंडिचर को उतने सालों तक फैला देंगे जितने सालों में हमें वो बेनिफिट मिलेगा। आ जाओ थ्योरी पे। ठीक है, बुक उठा लीजिए। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। ये पढ़िए।
डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर होंगे जो रिवेन्यू नेचर के होंगे और जो इनसे हमें बेनिफिट मिलेगा, जो इनसे हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो हमें लार्ज ओवर नंबर ऑफ ईयर, बहुत सालों के लिए मिलेगा। इसलिए इन एक्सपेंडिचर को हम डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो हमें बेनिफिट मिलेगा इनसे वो कितने सालों के बीच में मिलेगा, 3 से 7 साल के बीच में हमें इनसे प्रॉफिट मिलेगा। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। तो हमें बेनिफिट कितने सालों के लिए मिलेगा, 3 से 7 सालों के लिए हमें ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 3 से 7 सालों के लिए हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। एज सच द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर, इसलिए इस सारे एक्सपेंडिचर को हम P&L अकाउंट में क्या नहीं करेंगे, करंट ईयर के P&L में डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि स्प्रेड ओवर द ईयर, लेकिन हम उसको फैला लेंगे जब तक हमें वो बेनिफिट लास्ट में मिलेगा। तो इसलिए सारे खर्चे को करंट ईयर के P&L से डेबिट नहीं करेंगे, उस खर्चे को हम जो लास्ट ईयर होगा बेनिफिट का वहां तक फैला लेंगे। इस एग्जाम्पल में लास्ट ईयर कौन सा था बेनिफिट का, 4 ईयर, तो वहां तक हम उस खर्चे को फैला लेंगे। सो ओनली ए पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, तो केवल उस एक्सपेंडिचर का एक पार्ट ही हम P&L अकाउंट में एवरी ईयर लिखेंगे। लिख रहा हूं मैं एक पार्ट ही, कितना था पहले साल का एक पार्ट, 50,000, हम उसको एक साल का पार्ट ही P&L में लिखेंगे। और एंड अनरिटन ऑफ पोर्शन, और जो बाकी बचा पोर्शन है हम उसको बैलेंस शीट के कहां पर लिख देंगे, असेट साइड में लिख देंगे। कहां पर लिख देंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड। लिख रहा हूं क्या मैं बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है जी। यहां तक आपके बात क्लियर हो गई, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक फर्म ने 2 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फर्म एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है, तो उस न्यू प्रोडक्ट के लिए कंपनी एडवर्टाइजिंग करा रही है। तो कंपनी ने कितने पैसे खर्च किए, कंपनी ने 2 लाख रुपीस खर्च किए। एंड एस्टिमेट, और ये अनुमान लगाया गया कि उस पर बेनिफिट कितने सालों तक मिलेगा, 4 सालों तक। उसका बेनिफिट 4 सालों तक हमें होगा। क्लियर है। इन दिस केस, इस केस में 50,000 रुपए आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हर साल चार्ज करेंगे। देखो मैंने हर साल कर दिया, ठीक है जी। क्लियर है बात। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट जो मैंने प्रैक्टिकल में आपको समझाया यही ट्रीटमेंट दिया गया है, पढ़िएगा। 50,000 विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑफ ईच ईयर। हर एक साल आप कितने डेबिट करोगे, हर साल आप 50,000 रुपए डेबिट करोगे P&L से। एंड बैलेंस विल बी ट्रीटेड, और जो बाकी बचा बैलेंस होगा उसे आप असेट्स ट्रीट करोगे। क्या ट्रीट करोगे, और उसको आप असेट बैलेंस शीट के असेट्स साइड में लिखोगे। कहां लिखोगे, एज सच, इस कारण से जो असेट साइड में शो करोगे वो 1.5 लाख रुपए करोगे। देखो पहले साल कितने शो कर रखे असेट्स में, 1.5 लाख। दूसरे साल, तीसरे साल, बस ये कह रखा कि पहले साल 1.5 लाख रुपए करोगे, दूसरे साल 1 लाख रुपए करोगे, और तीसरे साल 50,000 रुपए आप करोगे। इतनी बात आपके क्लियर हो गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यहां तक आपके क्लियर हो गया। नेक्स्ट करने के बाद अब आप आ जाइए अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। कौन से क्वेश्चन पर आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विद रीजन। आपको ये बताना है रीजन के साथ कि ये जो आइटम्स होंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में मैंने अपनी फर्स्ट जो कल क्लास बताई थी उसमें सबसे पहले मैं बताया था कि हमारे कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, जो हम कोई फिक्स असेट्स खरीदेंगे। हम कोई फिक्स असेट्स क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। फिक्स असेट्स खरीद रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उनका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में मिलेगा। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हम अपने रेगुलर नॉर्मल बिजनेस में करते हैं ताकि जो अपनी अर्निंग कैपेसिटी है, प्रेजेंट अर्निंग, उसे मेंटेन कर सके। पढ़िएगा, आज इसमें वीडियो में प्रॉब्लम चल रही है बार बार। पढ़िएगा। फर्स्ट पॉइंट, स्टेट विद रीजन। आपको रीजन के साथ बताना है कि ये जो फॉलोइंग आइटम्स हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट है, ए न्यू मशीन इज परचेज।
हमने एक न्यू मशीन परचेज की 60,000 रुपीज की। कितने की न्यू मशीन पर? हमने 60,000 की एक न्यू मशीन परचेज की। पहली बात, मशीन को फिक्स असेट्स लिख लीजिए। मशीन क्या होती है? फिक्स असेट्स। हमने एक न्यू मशीन परचेज की 60,000 रुपीज की और हमने उस पर 800 रुपीज पेड किए कैरेज के लिए। कैरेज का मतलब है लाने और ले जाने से रिलेटेड एक्सपेंसेस। हाँ, यही बात भाड़ा भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो हमने एक मशीन खरीदी 60,000 रुपए की। हमने 800 रुपए उसके कैरेज पर एक्सपेंस किए और 1500 रुपए हमने इंस्टॉल करने के लिए वेजेस दी। तो 1500 रुपए हमने क्या दिए? इंस्टॉल करने के लिए मजदूरी दी। पहली बात, अगर कोई हम फिक्स असेट्स खरीदते हैं तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जर्नल एंट्री में भी किया है आपने, यदि आप कोई असेट्स खरीदते हैं तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि ये मशीन हमारी कितने की हो गई? 60 में 800 और 1500 रुपए जोड़ लीजिए तो ये हो गए 62,300। ठीक है ना जी। और ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है जी? पर ये आंसर में देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, तो ये हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट पॉइंट आपके क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आप यहां पर मशीन को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? कितनी अमाउंट से? 62,300 रुपए से। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? 62,300 रुपए से आप ये, तो 62,300 से मशीन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। सेकंड पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। ए सम ऑफ ₹10,000 वाज स्पेंट ऑन पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। आपने एक न्यू फैक्ट्री को क्या किया? पेंट कराया। मैंने कल भी बताया था, यदि न्यू फैक्ट्री को पेंट कराते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और यदि आप एक पुरानी फैक्ट्री को पेंट कराते हैं तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो क्योंकि यहां पर आप 10,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं एक न्यू फैक्ट्री को पेंट कराने के लिए, तो जब आप एक न्यू फैक्ट्री को पेंट करा रहे हैं तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जाकर देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस आंसर में दिया है सेकंड पॉइंट कैपिटल। थर्ड पॉइंट में यह बताया गया 5,000 रुपीज पेड किए गए इरेक्शन ऑफ ए न्यू मशीन। एक न्यू मशीन को लगाने के लिए आपने 5,000 रुपए खर्च किए। देखो, जब आप एक नई मशीन को लगाने के लिए 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो किसी असेट्स को यूज करने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और जब तक मशीन नहीं लगी है तो आप मशीन को यूज नहीं कर सकते। तो मशीन को लगाने से पहले तक के जितने भी खर्चे होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए यही बताया, और आप इसमें मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? तो देखिए आप आंसर में जाकर चेक कीजिए। थर्ड पॉइंट हमें बताया गया कि ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमारे लिए क्या है ये? समझ गए भाई यहां तक? नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2,000 वर स्पेंट ऑन रिपेयर्स बिफोर इश्यूइंग ए सेकंड हैंड जनरेटर परचेस रिसेंटली। हमने एक सेकंड हैंड जनरेटर परचेस किया था अभी, ठीक है, उस पर हमने उसको रिपेयर्स के लिए खर्च किया 2,000 रुपीज। भाई जब हमने उस पर रिपेयर्स के लिए खर्च किया तो ही वो वर्किंग कंडीशन में आएगा। और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यदि आप पहला पेज खोलें, पहले पेज का नीचे से सबसे लास्ट पॉइंट है कि यदि हम कोई सेकंड हैंड असेट्स खरीदते हैं और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम उस पर कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर चलेंगे। ठीक है ना? तो भाई ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो भाई ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहले बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपके ये पॉइंट सभी क्लियर हो गए? ठीक है जी। तो इन फोर्थ पॉइंट को क्लियर करने के बाद अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, जिसमें बताया गया है कि 1,500 रुपए हमने खर्च किए एक मशीन की रिपेयर के लिए। ठीक है, तो हमने 1,500 रुपए किसके लिए खर्च किए? मशीन को रिपेयर कराया हमने।
तो जब हमने 1500 रुपए एक मशीन की रिपेयर पर खर्च किए तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये एक नॉर्मल खर्चा है। ठीक है, तुमने रिपेयर कराई, जब जब भी तो उसे मेंटेन रखोगे अपनी प्रेजेंट अर्निंग को, तो ये हमारे लिए नॉर्मल खर्चा है, क्योंकि ये जो आपने रिपेयर के लिए खर्च किए, ये जो आपके पास प्रेजेंट मशीन थी उन पर खर्च किए। अच्छा एक बात है, जो प्रेजेंट मशीन वर्क कर रही है, यदि वो काम करना बंद कर दें तो जो आप प्रेजेंट में अर्न कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए आपने उस मशीन पर 1500 रुपए रिपेयर के लिए खर्च किए। तो ये कौन से एक्सपेंसेस हो गए? रिवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पॉइंट हमारा कौन सा? लास्ट। 10,000 rupees was paid as brokerage on issue of shares। हमने शेयर्स इशू किए, जब हमने शेयर्स इशू किए तो हमने उस पर 10,000 rupees किसके खर्च किए? ब्रोकरेज के। किसके खर्च किए? ब्रोकरेज को कमीशन कहते हैं। ब्रोकरेज को क्या कहते हैं? तो हमने भाई 10,000 rupees कमीशन के लिए दिए जब हमने शेयर इशू किया। अच्छा एक बात सुनिएगा, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा। हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा कहां लगाएंगे? बिजनेस में। तो जो हम पैसा लेने, बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा लेने के लिए खर्च करते हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमने 10,000 रुपए शेयर्स को इशू करने के ब्रोकरेज के दिए, और अदर एक्सपेंसेस किए शेयर्स इशू करने के 25,000 रुपए। इतनी बात क्लियर हो गई? तो भाई ये हमारे लिए कौन से खर्चे हो गए? ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। क्लियर हो गई बात? तो किस तरह के खर्चे हैं हमारे? ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, इसके बाद अब आप बात करिए क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, ये बताइए कि जो ये एक्सपेंडिचर्स हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, या डिफर्ड रिवेन्यू है। ठीक है, तीनों का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। तीनों का आपको ये बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू है। रीजन दीजिए। पहला पॉइंट, फर्नीचर 10,000 रुपए का था। कितने का था? फर्नीचर 10,000 रुपए का था, वो आपने 2,500 रुपीज में सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड कर दिया? और उसके बदले आपने एक नया फर्नीचर खरीदा 6,000 रुपीज में, और उस 6,000 रुपीज का जो नया फर्नीचर खरीदा उस पर कार्टेज के हमने 50 रुपए खर्च किए। किसके पे किए? कार्टेज के। उस पर हमने कार्टेज के 50 रुपए खर्च किए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बोलूं। 10,000 रुपए का फर्नीचर था, 2,500 रुपए में आपने बेच दिया। ठीक है भाई, एक काम कीजिए, पेज 20.2 खोलिए। 20.2 खोल लिया? इसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखो, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स। यदि आप कोई फिक्स असेट्स बेच देते हो तो उस पर जो लॉस होता है वो क्या है आपके लिए? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ जाइए आंसर में। आंसर में देखिए कहा गया कि जो 7,500 रुपीज का लॉस हुआ, ये तो आपके लिए क्या है? देख लिया था क्या वहां पे? ये तो आपके लिए क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतनी बात क्लियर हो गई? और उन्होंने कहा कि जो आपने 6,000 रुपए की मशीन खरीदी और 50 रुपए किस चीज के पे किए? कार्टेज। तो अब ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन आपके लिए फिक्स असेट्स है। क्या है? और यदि आप कोई फिक्स असेट्स खरीदते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो उस पर खर्च किया वो उसी में ही ऐड हो जाएगा। तो अब मशीन वो 6,000 की और 50 रुपए ऐड कर दिए, कितने हो गए? 6,050 हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो भाई जो 7,500 रुपए का आपके लिए लॉस हुआ वो तो आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। और जो आपने नई मशीन खरीदी वो 6,050 की, वो आपके लिए क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। समझ गए? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख रुपीस की। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की और उस पर 1.5 लाख रुपए 1,50,000 आपने पे किए रजिस्ट्रेशन के और लीगल फीस के। भाई पहली बात, जब प्रॉपर्टी खरीद रहे तो वो आपके लिए फिक्स असेट्स है। क्या है जी? फिक्स असेट्स खरीद रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और भाई जितना आप खर्च कर रहे रजिस्ट्रेशन और लीगल फीस के लिए, एक बार पहला पेज खोल लें। पहला पेज खोलकर आप इसका पॉइंट्स देखें। फोर्थ पॉइंट में सेकंड लाइन में लीगल फीस और ब्रोकरेज लिखा है, ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ये भी क्या है आपके? तो भाई ये अब आपके 20 लाख में 21,50,000 रुपीज आपके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके लिए क्या है ये?
समझ गए? ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन इन ए न्यू वन। आप एक ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं इसमें, नहीं यानी नहीं, ठीक है, आप क्या खरीद रहे, एक नई मशीन खरीद रहे, तो जब नई मशीन खरीद रहे फिक्स असेट्स है, तो ये भी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी आपके लिए क्या है जी? ठीक है। नेक्स्ट, डैमेज पेड बाय ए ट्रांसपोर्ट कंपनी टू इट्स पैसेंजर इंजर्ड इन एक्सीडेंट। एक पैसेंजर एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डैमेज पे किया। क्या पे किया भाई? एक बस में जा रहा था, वो एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए जो नुकसान हुआ ट्रांसपोर्ट कंपनी उसके लिए पैसे पे किए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक बिजनेस का नॉर्मल है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इसमें पढ़िएगा, ये कहा कि ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इरेक्शन ऑफ शीट फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स एट ए कॉस्ट ऑफ 10 लाख। देखो ये वो है जो आजकल वे लगी रहती है ना, शीट स्टील, आजकल प्लास्टिक टाइप लगी रहती है जिससे कि ढका जा सके, ठीक है, बारिश वगैरह से बचा जा सके, ये वो शेड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए असेट मान ली गई। क्या मान ली गई? कि इससे हमें लॉन्ग टाइम में फायदा मिलेगा। तो भाई ये मानकर हमें क्या बताया गया कि ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्योंकि भाई व्हीकल्स को खड़ी करने के लिए, जैसे आपके स्कूल के बाहर भी है, ठीक है, तो भाई उससे लॉन्ग टाइम के लिए फायदा मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर किया, जिसमें हमने देखा कि कौन सा आइटम कैपिटल है, कौन सा आइटम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप इन कंसेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।